हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। दोस्तों, इंदौर इन्फो के लाइव 1-to-1 प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। आज फिर एक बार मैं लेकर आया हूं हमारे लाइव 1-to-1 प्रोग्राम की अगली कड़ी को। और दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो बहुत ही फेमस हैं। और थोड़ी ही देर में उन्हें हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर पुनीत के द्विवेदी, जो कि मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप डायरेक्टर हैं और एक प्रोफेसर हैं। इसके अलावा स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इसके अलावा वो एक कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 वॉर रूम के। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें उनसे आज सीखने को मिलेगी। हमें पता चलेगा कि किस तरह से वर्किंग है, सर की वर्किंग किस तरह से है, और किस तरह से कोविड के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उसको हटाने में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे इंदौर का जो स्वच्छता, अब जग जाहिर है कि इंदौर नंबर 1 बन चुका है 3 साल, 3 बार बन चुका है 3 साल से। और चौथी बार भी शायद डिसीजन पेंडिंग है, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे कि आगे क्या एक्टिविटी है स्वच्छ इंदौर को लेकर। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत को कनेक्ट कर लेता हूं और उन्हीं से जानते हैं आगे की बातें। आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर नमस्कार, सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है लाइव 1-to-1 के इस प्रोग्राम में। और आपने आनंद जी समय दिया, नमस्कार। उसके लिए बहुत नमस्कार, बहुत सुन पा शुक्रिया। रहे हैं आप मुझे? तो सर, सबसे पहले शुरुआत नमस्कार करते हैं आपके जी, परिचय फर्स्ट से। क्लास। बताएं, हमारे आप दर्शक, लोग कैसे हमारे हैं? जो फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं आपका परिचय, आपकी आपके मुंह से। तो जी। वो आप सबसे पहले अपना परिचय दें, ताकि आपको और अच्छे से जाने वो। जी। ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है। अपना परिचय ही स्वयं देना है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, और यही सबसे बड़ा बिल्कुल। परिचय है मेरे लिए। शिक्षक जो है वो सामान्य नहीं बिल्कुल। होता है। आचार्य जी। चाणक्य कहते हैं कि प्रलय एवं निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं, और देश और समाज और राष्ट्र के निर्माण में जी। शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सदा से रही है। अनादिकाल से हम देखते हैं। तो बस शिक्षक का जो जी। वही गुण है या शिक्षक का जो कर्तव्य है, उन्हीं कर्तव्यों को साथ में लेके चल रहा हूँ। और जो भी चीजें जी सर। राष्ट्र निर्माण के लिए मेरे लायक हैं, जिसमें मैं कुछ योगदान दे सक पाता हूँ, जी। देता हूँ। वर्तमान में मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में समूह निदेशक की भूमिका में हूँ। और आपका स्वच्छ इंदौर जो है, उसमें विगत 3 साढ़े 3 वर्षों से हम जी। लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैं स्वच्छ इंदौर का रहा हूँ, अभी भी हूँ। और जो कोविड-19 वॉर रूम जो बना है जिला प्रशासन इंदौर द्वारा, उसमें जो वॉलेंटियर सपोर्ट की जो टीम है, उसको मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, उसका समन्वयक हूँ। पिछले 2.5 महीनों से हम लोगों ने नगर निगम के साथ और जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो भी जी। कोविड नियंत्रण के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी थी, कलेक्टर हेल्पलाइन को जो संचालित करना था, या फील्ड सर्वे जो करना था, या जो गवर्नमेंट की पोर्टल्स पे जो डेटा अपलोड करने थे, वो सब हम लोग कर रहे हैं। उसमें सब उसका कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी टीम भी है, जिसमें काफी सीनियर लोग हैं, और जो ऑलरेडी मेरे साथ स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, अधिकतर वही लोग हैं। जिसमें भरत भूषण शुक्ला जी हैं, नीरज मिश्रा हैं, पुनीत जी। जी तिवारी हैं, बिल्कुल। अक्षत यादव हैं, वृद्धि दोषी हैं, तो ऐसे यज्ञेश यादव हैं। तो काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। नीरज मिश्रा हैं जी, भारत भूषण शुक्ला हैं, वो जो देख भी रहे हैं ये लोग। तो काफी एक और टीम 7 लोगों की है, जो पूरे नहीं ढाई सर, महीने बहुत बढ़िया, और आप इस बहुत ही अभियान में अच्छा शासन के काम साथ आप हम लोग कर निस्वार्थ रहे हैं। भाव से, दोनों ही, मतलब आप अगर इट स्वच्छ इज इंदौर की बात टोटली करें तो वॉलेंटियर पिछले सर्विस, 3 साल से जो इंदौर तो हम नंबर 1 उसमें है। दे रहे हैं। सर, बस इसी इतना को लेकर छोटा सा मेरा एक परिचय। अगला जो क्वेश्चन था कि चौथे साल के लिए हम लोगों ने भी जो उसका फीडबैक फॉर्म्स होते हैं वो सब सब लोगों ने सबमिट किए। तो उसके रिजल्ट का क्या है, क्या सीन है?
जी। हम्म। अब रिजल्ट तो आना ही चाहिए, आने का समय भी हो चुका है, ऑलरेडी बीत भी चुका है। और उसके बाद जो सर्वेक्षण की जो टीम भी आई थी जो सेंट्रल से, उसने सर्वेक्षण कर भी लिया है। अब रिपोर्ट वहां से आनी है और जी। उसको एक बस रिजल्ट अनाउंस करना है। इंदौर की जो तैयारी थी वो पूरी प्रॉपर थी। और हम्म। जो अलग अलग क्वार्टर्स में जो हमारा परफॉर्मेंस था वो सबसे बढ़िया था, बेटर था, नंबर 1 का था। तो लगातार बिल्कुल 2 सही। क्वार्टर्स में नंबर 1 हम लोग रहे हैं। हम्म। और तीसरा और चौथा क्वार्टर में भी अगर हम सेकंड भी आते हैं तो भी इंदौर नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर्स में नंबर 1 रहा है। हम्म। तो नंबर 1 आना तो लगभग तय है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। उसका लेकिन बीच में असेसमेंट ये तो जो हो चुका कोविड था आई महामारी थिंक। आई जिसके हाँ सर, चलते उसका मतलब हाँ उसका हो उन चुका सब है। चीजों को एक तरफ किया गया। और बिल्कुल। क्योंकि स्वच्छता तो ठीक है, वो तो चल रहा था, उसमें तो असेसमेंट, जो भी असेसमेंट है या जो भी अकाउंटिंग करना है वो अलग चीज है, हो चुका है उसका। हाँ, बस रिजल्ट अनाउंस करना है। इस हम्म। बीच में ये चीज आई तो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो चेंज हुआ, होना बिल्कुल। भी चाहिए। और जो स्थिति थी उसके हिसाब से फिर जिला प्रशासन और नगर निगम इंदौर ने एक्ट करना शुरू किया। और चूंकि ये महामारी पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, तो केंद्र सरकार भी उस तरह के अभियानों से, खासकर कोविड में जो भी सपोर्ट करना है या कोविड के लिए जो एक्टिविटीज करनी है या कोविड के लिए कंट्रोल बिल्कुल। करने के लिए जो एक्टिविटीज करनी है, सर फोकस आपके पूरा उस पे नजरिए है। में जो जैसे ये पहले चीजें का इंदौर था थोड़ी तीन सी साल पहले कंट्रोल में और आती हैं अभी का जो इंदौर तो है, शायद जो उसके बाद लोगों की अनाउंसमेंट मेंटलिटी हो है, जाए, या वो बीच आप में कभी किस भी हो भी नजरिए से सकता है। देखते हैं? मतलब क्या चेंजेस आया लोगों में? जी। आप वैसे कहाँ से हैं सर देखिए, मैंने तो प्रॉपर? इंदौर को बड़े करीब से देखा है और जो इंदौर को जिया है ठीक से। मूलतः तो मैं इंदौर से नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं इंदौर में हूँ। जी। तो 10 वर्षों में जो मैंने इंदौर में परिवर्तन देखा है, मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर से। और तो जो मैंने इंदौर में देखा है पिछले 10 वर्षों में, उसका मैं बताता हूँ आपको। लोगों में जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है, जो बिहेवियरल चेंज है, वो इंदौर ने सबसे बेस्ट करके दिखाया है। यही कारण है कि स्वच्छता जी। में भी हम नंबर 1 आए। जब मैं बर्ताव परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन की बात करता हूँ, तो जब हमने, मुझे याद है जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था, जब जी। इंदौर के कलेक्टर श्री पी नरहरि जी थे, और अभी वर्तमान कलेक्टर साहब उस समय कमिश्नर हुआ करते थे नगर निगम के, तो और मालिनी गौड़ जी, माननीय महापौर महोदय थी उस समय पे। तो जब उस समय जो हमने ये काम शुरू किया था या जब अभियान जब प्रारंभ किया गया था, तो व्यवहार परिवर्तन जो था वो शून्य था, बिल्कुल जीरो। और व्यवहार जो था वो एक नॉर्मल व्यक्ति का जो होता है कि वो गुटखा खाया और खाली पैकेट रैपर यहाँ फेंक दिया, यहाँ थूक दिया। खुले में शौच जो था, ओडीएफ में हमने जो A++ कैटेगरी लेके आए, खुले में शौच की घटनाएं काफी होती थी। खुले में मूत्र वगैरह भी जो लोग विसर्जित करते थे, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन जब अभियान चलाया गया, इवन आई रिमेम्बर रेलवे ट्रैक्स पे भी हम लोगों ने जी। काफी घुमाई, सुबह सुबह जाके घूमना हुआ है। और जो भी शहर का आउटस्कर्ट्स एरिया है, जैसे लवकुश चौराहा इधर हो गया, इधर देवास नाके की तरफ हो गया, उधर भंवर कुआ के राजीव गांधी चौराहे के हम्म। आसपास हो गया, इधर ये अपना बंगाली के आसपास आउटर पे हो गया। तो ये जो क्षेत्र थे, रेलवे स्टेशन के आसपास हो गए, तो ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पे हम्म। हमने खुद अर्ली मॉर्निंग जाके घूमा है और लोगों को मना किया है कि खुले में शौच नहीं करना है। जी। उसमें उसमें कई तरह की घटनाएं भी हुई हैं। कई जगह पत्थर भी लोगों ने फेंक दिया है, कई बार लोगों ने पानी भी फेंक दिया है ऊपर, और ऐसे कई गाली भी सुननी पड़ी है। लेकिन एक मुहिम थी कि हमें इंदौर को स्वच्छ बनाना बिल्कुल। है और लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना है। तो आज हमारा इंदौर इतना संभल गया है कि बच्चे बच्चे की जबान पे स्वच्छता का नारा है। और कोई एक टॉफी का रैपर जी। भी यहाँ वहां नहीं फेंक सकता, बच्चे भी टोक देते हैं। यह कहीं ना कहीं वानर सेना जो ISP नरहरि जी ने जो शुरू किया था, वानर सेना का ये कमाल है, या डिब्बा गैंग जो बनाया गया था, उस डिब्बा बिल्कुल। गैंग का कमाल है। और जो आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंदौर इन्फो है, इस तरीके से और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी काफी हद तक इन चीजों को जनता तक पहुंचाया। तब जाके ये मुहिम आगे बढ़ी जरूर। और मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचा। लोगों ने उसे आत्मसात किया, लोगों ने मान लिया कि हाँ, स्वच्छता आवश्यक है। और यह जैसे लोगों ने मान लिया और वो चीजें व्यवहार में आनी शुरू हो गई। जैसे व्यवहार में आनी शुरू बहुत हुई बड़ी तो बात इंदौर है। ने करके दिखाया। तो इंदौर को तो मैं ये जानता हूँ कि व्यवहार परिवर्तन का देश का सबसे बढ़िया मॉडल अगर है तो वो इंदौर है। इंदौर ने जो कर दिखाया है वो कुछ छोटी बात नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसको अब हमें किस प्रकार से कोविड में भी हम कर रहे हैं, किस प्रकार बिल्कुल। इंदौर में भी कॉपरेट इंदौर कर रहा है। हम्म। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो रहा है वो इंदौर ही रहा है। प्रॉपर तरीके से जो लॉकडाउन फॉलो किया गया वो इंदौर ने ही किया है। कहीं कहीं भी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रॉपर जो लॉकडाउन हुआ है वो इंदौर में ही हुआ है। यही कारण है
किस समय हमारी स्थिति ठीक है, और बाकी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में या मुंबई जैसे क्षेत्रों में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इवन साउथ में भी बहुत तेजी से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन हम कंट्रोल रहेंगे क्योंकि हमने समय रहते ही बिल्कुल अपने सर, इंदौर ने व्यवहार को बिल्कुल कर परिवर्तन दिखाया है। कर लिया और था, अपने इसके अलावा बिहेवियर को स्वच्छता चेंज की कर अगर लिया था। बात करें तो जब तो इंदौरी बिहेवियर चेंज कोई के लिए मैं बाहर इंदौर दूसरी को सिटी में जाता है, प्रणाम तब करता उन्हें हूँ, पता इंदौर की होता है, जनता को उन्हें सलाम एहसास करता हूँ, होता है, क्योंकि जैसे और हम इंदौर तो ने कर यूज टू हो दिखाया। गए, हमें तो हर जगह सफाई दिखती है। पर जब इंदौर का बंदा दूसरी सिटी में जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि नहीं, इंदौर की जो नगर निगम है या जो इंदौर के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको कंट्रोल कर दिया है और खत्म कर दिया है पूरे कचरे को। और इसी तरह सर, अगर मैं इसकी बात करूं, जो अभी अनलॉक जो हुआ है, लोग निकल पड़े हैं अपने काम और अपने व्यवसाय के लिए, तो आगे की स्थिति कैसी होने वाली है? मतलब अगर कोविड को लेकर अगर बात करें तो बहुत सारे अ, हो सकता है भ्रम हो, पर जो बातें सामने आती है आजकल सोशल मीडिया पे तेजी से जो फैलती हैं कि भाई अनलॉक हो गया है, लोग अपने व्यवसाय पे निकल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसका पीक टाइम आने वाला है, तो उसको लेके आपके वॉर रूम में क्या अभी हलचल है या क्या मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है सर? जी। देखिए, वॉर रूम की एक्टिविटीज जैसे 1 तारीख से हम लोगों ने सारी चीजें, जैसे अनलॉक 1.0 शुरू हुआ है, वैसे ये सारी चीजें एक तरीके से बिल्कुल। शिथिल हो गई हैं, क्योंकि जब सारी चीजें खोली जा चुकी हैं तो अब लोगों के ऊपर ये व्यवहार परिवर्तन का यहाँ भी एग्जाम्पल हमको देखने को मिला है। सरकार ने हमको बता दिया है कि आपको मास्क लगाना है, सरकार ने हमें बता दिया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, सरकार ने हमें बता दिया है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है। यह लॉकडाउन जो था वो लगभग, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वह इसलिए था क्योंकि सरकार के पास बिल्कुल। तब तक संसाधन नहीं थे, सरकार के पास तब तक वेंटिलेटर्स नहीं थे, सरकार के पास तब तक ये सारे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, मास्क वगैरह या पीपी किट्स वगैरह नहीं थे, इसलिए लॉकडाउन आवश्यक था। अभी ये स्थिति है कि सरकार इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है, जी। तो इसमें अब और जो हम देखते हैं कोविड का जो इफेक्ट है वो भी 95% के आसपास आ, जी। कम हो गया है। अब 5% के आसपास भारत में बचा है जिसमें डेंजर लेवल है। नहीं तो ये तो जैसे चेचक वगैरह पहले होता था उस प्रकार से सबको महामारी के रूप में सबको बारी बारी करके होगा। और सामान्य फ्लू जैसे बर्ड फ्लू भी आया था, और भी जो फ्लू हम्म। होते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम जो हर मौसम में हो जाता है, उस प्रकार से ये रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। वैक्सीन आने के बाद ही इस पे जो भी शासन का भी है या जो डॉक्टर्स का भी या जो साइंटिस्ट कर रहे हैं उसका भी यही मानना है, या आयुष मंत्रालय कह रहा है कि उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यह है कि इससे बचा भी जा सकता है, बचने का भी प्रावधान है, और इतना इतना कोई क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल है ये एज ग्रुप के लिए, इम्यूनिटी जो भी कम है। 60+ हैं या जो भी सीनियर सिटीजन है या जो छोटे बच्चे हैं या जिनको कोई ऐसे इन्फेक्शन है जिनसे अस्थमेटिक हैं या फिर कैंसर वगैरह ऐसे हैं जिससे उनकी जो इम्यून जो शक्ति है वो कम है। इम्यूनिटी जी। कम होने की वजह से या प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से लोगों को ये आसानी से जल्दी से हो सकता है, उस पर काम करना है। आयुर्वेद को अपनाएं हम लोग, आयुर्वेद को, जो भारतीय पद्धति है, हम्म। भोजन की पद्धति है, या फास्ट फूड वगैरह से हम बचें तो हम इस सब चीजों को ठीक से कर सकते हैं। तुलसी वगैरह का सेवन करना है। मैं तो हम जी। व्यक्तिगत एग्जाम्पल बताऊंगा कि हमको जब वॉर रूम का काम मिला है, मुझे याद है 23 तारीख के आसपास की बात है, जब 23 तारीख को 23 मार्च, जी। 23 मार्च, हाँ 23 मार्च को जब इस मनीष सिंह जी जब भोपाल से चले थे, तो रात को 9 बजे उनका मुझे कॉल आया था, क्योंकि हमने स्वच्छता में साथ में काम किया था, काफी काम किया था। पहली बार जब स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर नंबर 1 आया था तो मैं एज ए जी। ब्रांड एम्बेसडर था। काफी हमने स्कूल कॉलेज में और सोसाइटी में जो भी बल्क मीटिंग्स होती थी या सिटीजन एंगेजमेंट मीटिंग्स होती थी, इवन स्मार्ट सिटी में तो काफी काम किया था, वॉलंटियरली किया था। तो सर का फोन आया कि पुनीत जी मैं अब इंदौर आ रहा हूँ और हम लोग स्पेशल एक टीम आ रही है 3 लोगों की, 3 IAS अधिकारी आए थे, विवेक अग्रवाल जी को भी भेजा गया था और एक लोग कोई थे अधिकारी। तो उनका आया कि अपने को वॉर रूम बनाना है और वॉर रूम पे काम करना पड़ेगा और आपकी टीम बिल्कुल। चाहिए। मेरे लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और जो टीम के लोग थे वो अपने अपने घरों को जा चुके थे। स्टूडेंट्स घर से सही बाहर बात। निकालना पेरेंट्स का कितना बड़ा चैलेंज था। तो ये चीजें एक तरह से हम्म। संघर्षमय भी रहा है, लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने सोचा कि इसे लड़ना है तो अपने इम्यून पे काम करना है, तो हमने नित्य ये किया कि हमें रोज गिलोय का जूस पीना ही है, मॉर्निंग में खाली पेट उसको पीना ही है। और हम इतने क्लोज में भी रहे हैं, इतने हम्म। एक्सपोजर में भी रहे हैं, पेशेंट्स के आसपास भी रहे हैं, जी। तो भी हमारे में से किसी को तो नहीं हुआ है। और उसके बाद हुआ भी होगा तो हमको नहीं पता है, या होके उतना इफेक्टिव नहीं हुआ होगा। सर्दी जुकाम तो होती थी क्योंकि धूप में घूमना होता था, और तो होके ठीक भी हो गया होगा पता नहीं है। लेकिन 7-8 लोगों की जो टीम थी, जो कोर टीम जो जो सब जगह थी, और कई बार तो हमें ऐसे भी लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो
ऐसी चीजों में भी अगर इम्यून पे काम किया जाता है, हमने च्यवनप्राश लिया, हमने दिनचर्या में बना लिया कि सुबह हम काढ़ा पी के घर से निकलेंगे, काढ़ा पीना कंपलसरी कर दिया, 2 बार काढ़ा पीते थे, रात में हल्दी दूध पीते थे, बिल्कुल। आरोग्यवटी खाते थे, गिलोई और आंवले का मिक्स डेली पीना है, नींबू डेली पीना है गर्म पानी में हल्का गुनगुना करके। तो इन चीजों पे अगर व्यक्ति काम करता है तो वो कोविड के बीच में भी से भी जाके निकल सकता है। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमने कई स्लम एरियाज में या कई कंटेनमेंट एरियाज में भी काम किया है, लेकिन यह अगर हम इम्यून मजबूत कर लेते हैं तो हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये डेंजर लेवल जो है वो अब कम है, अब तो बहुत ही कम हो गया है। तो लोगों को अब मुख्यतः इसी पे काम करना है, और इम्यून को अगर स्ट्रांग कर लेंगे तो कोविड तो कुछ दिन लंबे समय तक रहेगा, एक महामारी के रूप में आया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज भी 15,000 केस आए हैं, पूरे देश में 15,000 केसेस बढ़े हैं। तो केस बढ़ेंगे, ये तो बारी बारी सबको होना ही है। वैक्सीनेशन जब तक नहीं आती तब तक सबको होगा ही, लेकिन हमारा ये है कि हम अपने इम्यून पे काम करें और थोड़ा संयमित रहें, मास्क वगैरह लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, तो हम इससे बच भी सकते हैं। क्योंकि एक फेज आया, ये फेज निकल जाएगा तो हम सुरक्षित बच भी जाएंगे, और तब तक वैक्सीनेशन आ जाएगा, गोलियां उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो आ जाएगा। तो ये है कि स्थिति अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं वो बढ़ने वाली ही है, घटने वाली तो अभी नहीं है। डेंजर लेवल जो है उतना डेंजरस स्थिति अब नहीं रहेगी जितनी प्रारंभ में रही है। तो लेकिन हमें थोड़ा सही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जान भी गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करते हैं, और 2-3 महीने हमने किया भी है, तो एक हैबिट में भी आ गया है, व्यवहार में आ गया है। मास्क कब लगाना है व्यवहार में आ गया है। सरकार ने ऐसी कई चीजें हमको हमारे ज्ञान वर्धन के लिए उन्होंने आप जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भी कई जगह कही हैं और भेजी भी हैं। तो वहां पे चीजें जो है लोगों तक पहुंच भी रही हैं और पहुंचेंगी भी आगे भी। तो उन चीजों का हम पालन करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कोविड का सिनेरियो जो है, अभी कोविड बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। अभी जब ये गवर्नमेंट का जो ये आकलन है वो ऐसा माना जा रहा है कि हमने गर्मी का फेज तो देख लिया है, अभी जो रेनी सीजन आ रहा है, रेनी में भी इसका फेज देख लेते हैं। शायद विंटर में भी देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या रहता है। 3 ही महत्वपूर्ण सीजन होते हैं, गर्मी, जाड़ा और बरसात। तो अब गर्मी और बरसात का हम लगभग अनुभव कर रहे हैं। गर्मी में भी हमने कोविड को देख लिया, बरसात में भी अब लगभग हम उसको देख रहे हैं। एक सिनेरियो विंटर का भी आएगा कि विंटर में हम इसको कैसे टैकल कर पाते हैं। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ऐसा ना हो कि क्योंकि सर्दी जुकाम उसमें ज्यादा होता है तो ये तेजी से स्प्रेड हो। तो इसके हिसाब से अभी जब तक पूरा एक सीजन प्रॉपर नहीं निकल जाता है और पूरा एक सीजन को हम नहीं ठीक से समझ पाते हैं, तब तक हम इसके बारे में बाकी सर कई लोगों का ये मानना है और हम कि वेट जब करेंगे राइट टाइम आए और केसेस फिर हम कम थे तब आपने लॉकडाउन किया, इम्यून पे गवर्नमेंट काम ने करना लॉकडाउन हम जारी किया, रखें, क्योंकि पर अगर अब इम्यून मजबूत केसेस रहेगा जब तो इतने बढ़ते जा रहे हैं कोविड तो से डरने की अनलॉक कर आवश्यकता दिया, नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया सर कि गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी। हम वी वर नॉट रेडी फॉर दी टू टैकल विद COVID-19। वी डोंट हैव पीपी किट्स, वी डोंट हैव द सिस्टम, हेल्थ सिस्टम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये समस्या थी हमारे पास। अब आपके पास पीपी किट देश में थे ही नहीं, आपके पास वेंटिलेटर्स की संख्या गिनी चुनी थी। तो उस टाइम पे तो ये था कि जितने कम लोगों को एक्सपोजर मुश्किल हो मिले, जाएगा उनको बचाना। जितने कम लोगों को एक्सपोजर मिले उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर एक साथ मैक्सिमम लोग बीमार पड़ गए तो फिर वो संक्रमित भी होगा, और हॉस्पिटल भी हमारे उसके हिसाब से तैयार नहीं थे। क्योंकि कोविड हमारे यहाँ पहली बार आया है। फ्लू की बीमारियां जो हैं वो अब देखते हैं कि हम विदेशों में ज्यादा होती है, जो ठंडे देश हैं। चाइना में अक्सर हम देखते हैं लोग मास्क पहने घूमते हैं, यूएस में देखते हैं आप अक्सर ठंड में लोग मास्क पहने घूमना शुरू करते हैं। मास्क हमारे यहाँ खाली डॉक्टर ही पहनते थे, हमारे यहाँ कहाँ कोई मास्क पहनता था। तो ना हमारे यहाँ मास्क का प्रोडक्शन था क्योंकि डिमांड नहीं था। डिमांड था तो एक स्पेसिफिक सेक्टर को था, हेल्थ सेक्टर को था, डॉक्टर्स के लिए था, वो लिमिटेड डिमांड था। पीपी किट भी जो ऑपरेशन करता था वही पहनता था। तो एक अब ये स्थिति जो थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट को तैयार करने के लिए कुछ टाइम लगता था। वो टाइम के लिए कि उस टाइम के दौरान कुछ बड़ा डैमेज देश में न हो जाए, इसलिए ये आवश्यक था कि भले केस कम हो रहे हैं तो क्या, लेकिन लोग घर में रहेंगे तो केस कम होते रहेंगे, और इस दौरान हम चीजों को प्रोक्योर कर लेंगे, चीजों को मैनेज कर लेंगे, और जिससे अब बाकी लोगों को हम अवेयर भी कर देंगे। इस दौरान गवर्नमेंट ने हमको अवेयर किया है कि कैसे हाउ टू डील विद COVID-19, हाउ यू कैन सेव योर फैमिली विद दिस पैंडेमिक। तो ये गवर्नमेंट ने हमको पूरा बता दिया है। अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आ गया है, हमें मास्क लगाने का भी पता चल गया है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पता चल गया है, हम अपनी सुरक्षा भी जान गए हैं, हमने सिनेरियो देख भी लिया है। और इस दौरान जो 2 महीने का, जो 2.5 महीने का जो लॉक पीरियड था, इसमें हमने अपने इम्यून को मजबूत भी कर लिया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि इन चीजों का सेवन करो, ये काढ़ा पियो, ये चीज खाओ, गिलोई लो, तुरंत आयुर्वेदिक औषधियां लो, घर का बना हुआ खाना खाओ, अपने बॉडी को डिटॉक्स करो। तो इस दौरान जो घर में लोगों ने खाना खाया है, लोगों ने मैदा नहीं खाया है,
लोगों ने नॉर्मल आटा खाया है, लोगों ने नॉर्मल राइस खाया है, लोगों ने फास्ट फूड नहीं खाया है। तो इस दौरान क्या हुआ, शरीर को भी एक तरीके से तैयार किया है। तो इस लॉकडाउन ने शरीर को भी कोविड से लड़ने के लिए मजबूत किया है, सरकार को भी इस दौरान तैयारी करके मजबूत किया है, और अब हम अंदर से मजबूत भी हैं तो हम कोविड से भी लड़ सकते हैं, और संसाधन भी हमारे पास अब पर्याप्त हो चुके हैं, तो सरकार भी हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन कोविड के चलते हम रुकेंगे नहीं, ये वाला भाव आवश्यक है, क्योंकि इकोनॉमी नाम की भी एक चीज होती है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है। ऐसी ना हो कि देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए और फिर लूट खरोट होनी शुरू हो जाए और इकोनॉमी डगमगा जाए और हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। अन्य देशों की अपेक्षा अगर हम भारत में देखें तो भारत में डैमेज का लेवल बहुत कम है, क्योंकि हमारा देश गर्म देशों में है। तो इसमें एक तरीके से ये हमारा लिए प्लस पॉइंट था, डैमेज का लेवल उतना नहीं, संक्रमित हो रहे हैं लेकिन इम्यून मजबूत है, लोग ठीक हो जा रहे हैं। फॉरेन में समस्या क्या है कि वहां पे इम्यून की समस्या है, लोगों का इम्यून मजबूत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो फूड हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स की वजह से उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। वो हमारे यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र देखें या जो इंदौर क्षेत्र है, जो अपना क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग तो देशी लोग हैं, तो देशी तरीके से हमारा जीवन यापन है, तो इसलिए यहाँ पे समस्या कम है। और हम इन चीजों को, तो सरकार ने बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि इस दौरान आप घर में रहेंगे, घर की चीजें खाएंगे, घर की बनी हुई चीजें खाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएंगे। इस दौरान आप एक्सपोजर ले लेंगे, आप ज्ञान ले लेंगे, आप योगाभ्यास वगैरह करके अपने शरीर को ठीक कर लेंगे, आपका इम्यून मजबूत हो जाएगा। फिर आप बाहर निकलेंगे, तब तक हमने दवाई भी बना ली, तब तक हमने पीपी किट बना लिया, तब तक हमने अपने हॉस्पिटल्स को भी हमने एम्पावर कर लिया, डॉक्टर्स को एम्पावर कर लिया, ट्रेन कर लिया और समझ लिया है। अब कोई बड़ा भी अगर बल्क में भी अगर इश्यू आता है तो गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज। तो ऐसा डरने की अब आवश्यकता नहीं थी, तब समस्या थी कि डरने की आवश्यकता थी कि अगर एक बार बहुत सारे लोग संक्रमित हो कुल मिलाकर सरकार ने हॉस्पिटल्स नहीं थे, कुल मिलाकर सरकार ने 2 महीने 2.5 महीने में सबको सिखा दिया कि आपको किस तरह से रहना है आगे बचाने के लिए, आगे के समय में। और अब उन्होंने अनलॉक करके आपको अवेयर कर दिया है कि आपको इस तरह से चलना है, इस तरह से अपना व्यवसाय को रन करना है। बिल्कुल सही कहा। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, और हम भी प्रतीक्षा में हैं कि अब जल्दी से डिसीजन आ जाए हमारे स्वच्छ इंदौर को लेकर। और अब वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, कब तक ये वैसे कब तक आने का है सर, कुछ इसका कुछ टेंटेटिव टाइम ऐसा कुछ नहीं? निश्चित ही नंबर 1 आएंगे हम लोग, निश्चित ही नंबर 1 आएंगे। प्रयास तो यही है कि नंबर 1 आए। अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है जी, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस पूरा दिल्ली और मुंबई और अब तो साउथ में भी आना शुरू हो गया है, बंगाल में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है, बंगाल में भी फोकस गवर्नमेंट का है। तो जब तक सब जगह चीजों को कंट्रोल नहीं किया सकता है, माइग्रेशन बहुत हुआ है, माइग्रेशन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमित होना शुरू हुआ है। तो अब गवर्नमेंट का फोकस अभी तो शहरों में था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में होना भी चाहिए, वगैरह की सुविधा उतनी मुस्तैद नहीं है, तो वहाँ पे समस्या अगर आएगी तो काफी बड़ी समस्या हो सकती है। अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट का फोकस मुझे लगता है सर स्वच्छता की जैसे बात चल रही अभी है, होना भी चाहिए। तो हर साल हमारे नगर निगम ने या हमारी सरकार ने चीजें बढ़ाई है कि अब इस साल नंबर बनाने के लिए हम ये एड ऑन करने वाले हैं। तो आगे और क्या क्या प्लानिंग है कि हम करने वाले हैं उसको, स्वच्छता को लेकर? जी जी। देखिए अभी इस बार का जो था वो पूरा 3R था, आपने देखा था, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस का जो मॉडल था। और इवन जो घर में ही खाद बनाना और जो घर से वेस्ट कैसे कम निकालें, और घर में ही जो वेस्ट है उसका रिसाइकिल कर लें। जैसे चाय पत्ती का डिब्बा अगर आता है, आपने चाय पत्ती यूज कर लिया और डिब्बा बचा हुआ डिब्बा को हम फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना है, उसको कुछ क्रिएटिव बना लें, पेन स्टैंड बना सकते हैं। ऐसे कई सारे डिब्बे आते हैं जिनको मसाले के लिए डिब्बा यूज कर सकते हैं फेंकने की जगह पे, तो कैसे। और जो घर में सब्जियां और जब काटते हैं जो बचती हैं, तो उनको हम कैसे गमले में रख के उनको हम कंपोस्ट बना के और उसको खाद, हर्बल खाद बना के अपने पौधों में, मनी प्लांट वगैरह में, घर में ही आसपास की जो बागवानी है उसमें डाल सकते हैं। तो कचरे को घर से निकालना ही कम कर दिया जाए, ये व्यवहार में परिवर्तन किया गया कि हम कचरा ही कम करें। तो और या तो कचरे को अधिक से अधिक यूज कर लें, बहुत मिनिमम कचरा घर के बाहर निकले, अभी इस पे काम हुआ है। और कचरे को आपने देखा कि खाद बना के बेचने का भी काम किया गया है, उसे रेवेन्यू भी कमा कर दिखाया गया है कि इट इज अ वंडरफुल आइडिया, इट कैन बी एन इनोवेटिव आइडिया एंड इवन वी कैन अर्न। आईएमसी ने बहुत पैसा कमाया भी है इसके थ्रू, अगर देखा तो खाद बेच के, जो हर्बल खाद है बेच के, काफी इसको एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, एम्पावर भी किया उसने डिपार्टमेंट को। तो ऐसी जो चीजें हैं अब आगे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर साल का आपका क्या रहेगा। जैसे पिछले सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि शहर में बड़े बड़े बिन रख दिए गए,
स्टार्टिंग में जो पहला फेज था उसमें ये था कि शहर में बड़े बड़े पीले पीले बिन रख दिए गए थे, और वो पीले पीले बिन फिर भर जाते थे तो कचरा बाहर लोग गाड़ी पे आते थे और उठा के बाहर से फेंक देते थे उसके ऊपर और चले जाते थे, तो कुछ बाहर गिरता था, तो वो लगा कि ये ठीक नहीं है। तो अगला जो फेज था उसमें बिन फ्री किया गया कि हम पूरे शहर को बिन फ्री रखेंगे। तो बिन फ्री रखेंगे तो क्या करेंगे, तो गाड़ियों से कचरा कलेक्ट करेंगे। फिर वो आपने देखा होगा गीला सूखा सेगमेंट आपके पास आया था। फिर थोड़ा ऐड किया गया था कि इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मेडिकल वेस्ट जो है उसके लिए छोटा डिब्बा बनाया गया था। लेकिन कुछ गाय की रोटी के लिए बात आई थी, लेकिन चूंकि हाइजीन का इशू आया था इसलिए उसको अवॉइड किया गया था। फिर जो तीसरा फेज आपका आया वो 3R इनिशिएटिव को लेके एक तरीके से था, उसको देखेंगे। उसी का एक्सटेंशन जो यहाँ पे है कि हम किस तरह उसको बेचें, किस तरह हम कचरे से कमाएं। तो पहले तो हम कचरा हमने जगह जगह पॉइंट रख दिया कि आप कचरा यहीं डालिए, कहीं और मत फेंकिए, तो परिवेश साफ हो गया। लेकिन जहां जहां कचरा रखा था वहां बहुत दुर्गंध होती थी, तो वो फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर बिन फ्री सिटी किया गया, बिना बिन की सिटी रहेगी, यानी घर से कचरा उठाया जाएगा, घर से कचरा उठाया जाएगा, घर से कचरा सेग्रीगेट होगा, गीला सूखा अलग होगा, सारी चीजें लोगों से करा दी गई। फिर बाद में उस पर चार्ज भी लिया गया कि आपको 60 रुपीज से लेकर 150 रुपीज तक पर मंथ के लिए हम, क्योंकि आपके कचरे का डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि इससे कैसे चीजों को और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करी गई। जो बड़े बल्क जनरेटर्स थे, जो तीसरा फेज था उसमें यही किया गया, जितने बड़े बल्क जनरेटर्स थे कचरा, जैसे होटल्स हो गए जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो उनको कहा गया कि आप कंपोस्ट यूनिट लगाएंगे, तो अपने कचरे का आप खुद ही निस्तारण करें, उसको वहीं पे सॉल्व करें और वहीं पे जो खाद बनती है उसको पैकेट में करें और नगर निगम को प्रोवाइड करें या नगर निगम को बेचे, नगर निगम किसानों को बेचे। तो ये ऐसे इस तरीके से कचरे का निस्तारण जो सरकार ने किया है। अब अगला ये हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि अभी तो हम यहाँ तक आ गए कि हम कचरे को 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल पे चल रहे हैं। रिसाइकिल होने के बाद से अभी कचरा जो भी थोड़ा सा भी कचरा निकल रहा है, गवर्नमेंट का पूरा ये है कि कचरा घर से बाहर निकले ही नहीं। तो निकले ही नहीं, तो आपने देखा होगा कि इस बार ग्रीन इनिशिएटिव को ज्यादा प्रमोट किया गया है कि आप घर से बैग लेके जाएं, प्लास्टिक पे बैन, ये जो चीज है उसको भी इसमें दिखाया गया है इस बार के उसमें। लेकिन जो दूसरी सरकार आई तो थोड़ा सा उस पर ईज दे दिया गया था, लेकिन ये जो प्लास्टिक है उस पर बैन जो है, मुझे लगता है कि अगला फेज जो है ये बहुत ही स्ट्रांग रूप से गवर्नमेंट इस पे आने वाली है, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से ही है। और हमने इस वायरस से भी देख लिया कि अगर हमारा इम्यून मजबूत है तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। इम्यून मजबूत होने के लिए जो भी परिवेश हो साफ सुथरा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक को अवॉइड करने के को लेके ही बड़ा काम हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम किस प्रकार से वेस्ट से एक अच्छा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। वेस्ट के जो क्लीन टेक आइडियाज हैं कि वेस्ट को लेके ही, क्योंकि एक लेवल आने के बाद ये होगा कि निस्तारण नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बचा हुआ होगा वो हम किसी स्टार्टअप्स के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ चीजें बना सकते हैं, उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं, कुछ खिलौने बन सकते हैं, उन खिलौनों को हम मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि अब तो हम कई रेस्ट्रिक्शन कई देशों पे लगने वाले हैं, जैसा कि वर्तमान परिवेश हम देख रहे हैं, तो खिलौने वगैरह बनाने को लेकर कई बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और आगे को लेकर आपने जो बताया कि कोविड को लेकर या स्वच्छता को लेकर, बहुत ही आपने बढ़िया बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों को पता चली। तो वैसे सर इंदौर के सब लोग अवेयर हैं और आगे और भी कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा हम नंबर 1 पे रहें। और कोविड को लेकर भी सभी जनता में जो एक अवेयरनेस फैल चुकी है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने व्यवसाय को करना है। और मैं समझता हूँ कि मैंने देखा भी है शहर में जाके कि कई लोग अब समझ चुके हैं, मतलब घरों के बाहर या दुकानों के बाहर उन्होंने प्रॉपर उसका जो प्रिकॉशन है वो ले रहे हैं। वो सैनिटाइजर की मशीनें लगा दी हैं लोगों ने, और उसको पूरी तरह से सेफ साइड में जाके उस अपना व्यवसाय करना है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें जानकर, सारी बातें करके, और आपने जो समय दिया इंदौर इन्फो के लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। इंदौर इन्फो का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना या मुझे मौका दिया। तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर पुनीत के द्विवेदी जी को, और बहुत ही ब्रिलियंट उन्होंने आइडियाज भी बताए आगे के लिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह की वर्किंग अभी वो कर रहे हैं स्वच्छ इंदौर के लिए और कोविड-19 को लेकर। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, और सारे प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलना है। हमें उसको हल्के में नहीं लेना है। सारी जो अवेयरनेस जो गवर्नमेंट दे रही है, जो अवेयर कर रही है लोगों को, उन सारी सुरक्षा के साथ में, उन सारी अवेयरनेस के साथ में हमें घर से बाहर निकलना है, अपने काम को अंजाम देना है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन में कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
शुभ रात्रि।